नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक विधेयक के बारे में। हालांकि विधेयक कुछ महीने पहले प्रस्तुत हुआ था, लेकिन अब उससे संबंधित नियम बनाने का समय आ गया है और सरकार ने जो जो चीज़ें बिल में शामिल की थी, सरकार चाहती है कि उन सभी का सफल क्रियान्वयन भी सुनिश्चित हो। तो इसीलिए बैठक रखी गई है, नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। उन्हीं नियमों में सर्वाधिक चर्चाओं में आ रहा है एक बात, यह बात है बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग की। दरअसल हम सभी ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया आपके मोबाइल फोन में या पूरी दुनिया कंप्यूटर में, यही तो मानते हैं ना हम लोग, वही स्थिति है। अब इस दौरान बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और इसी दौरान सबसे बड़ी जो चुनौती है वह है डाटा के सुरक्षा की, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत अधिक चिंता इस बात की है कि बच्चों के द्वारा कहीं संवेदनशील डाटा लीक ना हो जाए। और इसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की ही है, लेकिन सरकार नियम बनाएगी जिससे सभी चीजें सुनिश्चित हो सकेंगी। ठीक है, तो इससे संबंधित पूरे मामले पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग को पूरा मामला समझना है बढ़िया से। और एक प्रश्न यदि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है तो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। यदि आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसके साथ साथ ही यह पूरे वीडियो आप सभी लोगों के मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत खास है। कुछ खास पहलुओं को समझाए हुए हैं जिनको आप लोग एग्जाम में प्रस्तुत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समझते हैं हर एक बात। तो देखिए, फिलहाल जो हमारे चर्चा का विषय है वह है मुख्य रूप से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। हालांकि एक्ट बन गया है। यह जो बिल था, इस बिल को पेश किया गया था 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में। यहां से यह 7 अगस्त 2023 को पास हुआ। फिर राज्यसभा गया, वहां से भी 9 अगस्त को पास हो गया, जिसके बाद 11 अगस्त को इससे राष्ट्रपति महोदया के द्वारा अपनी सहमति दे दी गई और उसके बाद से यह अधिनियम बन गया। अब इससे संबंधित नियमों को निर्धारित किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको पूरी तरह से लागू करने के लिए 25 प्रकार के नियम बनाए जाना जरूरी है। इसी बीच बहुत अधिक चर्चाओं में रहा मामला कि बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यदि उपयोग किया जाए तो किस स्थिति में किया जाए। क्योंकि जनरली अभी क्या होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए संवेदनशील है वह प्लेटफॉर्म, ठीक है, और 18 ईयर्स या उससे कम के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अभी आप नहीं आएंगे। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम कभी भी किसी साइट को एक्सेस करते हैं तो वहां पर वह कंसेंट लेता है, लेकिन वो बहुत जर्नल होता है। बस आपसे इतना पूछता है कि क्या आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जनरली कोई भी पढ़ लेता है ना। हम क्या करेंगे, हम उसको मना थोड़ी करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 16 वर्ष है लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो क्या आप मना करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, कोई मना नहीं करता, है ना। तो वही स्थिति है कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाता कि साइट किसी बच्चे के द्वारा उपयोग की जा रही है या फिर किसी वयस्क के द्वारा। तो इसी वजह से इससे संबंधित नियम बनाने जरूरी हैं। ठीक, जो मुख्य रूप से शामिल है डिजिटल व्यक्तिगत या निजी डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। ठीक है, तो सरकार ने अभी यहां पर यह निर्धारित किया है कि ऑनलाइन सेवाओं का यदि उपयोग बच्चे करना चाहते हैं तो बच्चों को अपनी उम्र सत्यापित करनी होगी। यानी कि एक तरह से यह मामला आ गया है कि आपकी एज कुछ भी हो, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म को थोड़ी ही पता है कि आप किस स्थिति में हैं, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मैं ही यूज कर रहा हूं या आप यूज कर रहे हैं, आपकी एज मान लीजिए 25 ईयर्स है, बट यह सभी चीजें प्लेटफॉर्म कैसे जानेगा? तो कहीं ना कहीं चीजें इस प्रकार से होंगी कि सभी के लिए यह चिंता का विषय है कि अब सबको अपना डाटा देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चीजें एक्सेस की जाएंगी और सबसे यह सत्यापित किया जाएगा कि अपनी डेट बताइए। अब लेकिन यहां पर सत्यापन जरूरी कर दिया है, लेकिन सत्यापन के लिए आपको एक गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी, जो मुख्य रूप से आधार भी हो सकता है। अब इस दौरान क्या होगा कि आपकी डिटेल्स कहीं ना कहीं जो साइट्स हैं वह एक्सेस करेंगी ही, क्योंकि आपको एक आईडी शेयर करनी है। ठीक है, तो सत्यापित करना जरूरी है। मुख्य रूप से ऐसा माना जा रहा है बच्चों के लिए, बट इसके डायमेंशन बहुत अलग है, अजीब है, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब इस दौरान क्या होगा कि यह सत्यापन किया जाएगा माता पिता के द्वारा, यानी कि बच्चे आपके साइट यूज करें या ना करें, यह बच्चों के माता पिता भी हम नजर रखेंगे। और उसके थ्रू क्या होगा कि एक नोटिफिकेशन पहले पेरेंट्स के पास भेजा जाएगा कि इत्यादि इत्यादि व्यक्ति, जैसे कि बहुत कॉमन नेम है आकाश, जैसे कि इनको पास नोटिफिकेशन भेजी जाएगी कि आकाश नाम का एक बच्चा है जिसने बताया है कि उसकी उम्र 20 साल है या 18 साल है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे को साइट यूज करने दी जाए? तो जब पेरेंट्स कहेंगे हाँ,
तो ऐसी स्थिति में वह यूज कर पाएगा। पेरेंट्स ने डिनाई कर दिया, नो कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बच्चे अब साइट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह है पेरेंट्स की सहमति से बच्चों को सोशल मीडिया का एक्सेस देना या ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर दो तरीके डिसाइड किए गए हैं अभी गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर हम कैसे कैसे यह पता करें कि पेरेंट्स सहमति दे रहे हैं या नहीं। तो फिर जितने भी वहां पे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से इन चीजों को सेटअप कर सकते हैं। पहला इन्होंने माध्यम माना डिजी लॉकर। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, डिजी लॉकर आज के समय में बहुत अधिक चर्चाओं में है, सभी लोग लगभग यूज भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का है ना, तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर विश्वास भी बढ़ जाता है कि रिलायबल है सभी के लिए। अब क्या होता है कि डिजी लॉकर आप यूज ही कब कर पाते हैं, जब आप पहले उसको आधार के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो पेरेंट्स है वह पेरेंट्स अपने प्रोफाइल में अपने बच्चों की प्रोफाइल भी मर्ज करेंगे। अब इस दौरान क्या होगा कि जब कहीं भी कोई भी बच्चा अपनी आईडी के थ्रू किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेगा तो वहां से एक नोटिफिकेशन पेरेंट्स का डिजी लॉकर पे आएगा, जहां से पेरेंट्स को अपना कंसेंट देना होगा, जिसके बाद बच्चे यूज कर पाएंगे। यह पहला माध्यम है, पहली विधि। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी विधि है वह विधि है इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम। हालांकि इस टोकन सिस्टम के लिए यह माना जा रहा है कि जब तक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक यह सिस्टम में नहीं आ सकता। बट कहीं ना कहीं प्रश्न यह है कि एक्चुअल में यह इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम होता क्या है और कैसे यह पेरेंट्स को सहमति देने के लिए आमंत्रित करेगा। तो देखिए, इस सिस्टम के अंदर आधार का मुख्य भूमिका नहीं है। इसमें मुख्य भूमिका आपकी किसी भी गवर्नमेंट आईडी की हो सकती है। आप चाहे वोटर आईडी यूज कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कीजिए या फिर आधार ही क्यों ना यूज कीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म का जो मुख्य कार्य है, इस प्लेटफॉर्म के पास में आप अपनी डिटेल देंगे, लेकिन क्या होगा कि आपके द्वारा जो डिटेल्स दी गई हैं अब यहां पर उनको एनक्रिप्ट किया जाएगा और साथ साथ में डिकोड किया जाएगा। तो आपकी जो डिटेल्स पहुंची वह डिटेल्स आपके प्लेटफॉर्म के पास में, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म के पास में सिर्फ नाम और एज के रूप में पहुंचेगी। जिसके बाद वह जो टोकन तैयार होगा वह टोकन पेरेंट्स के पास भेजा जाएगा और पेरेंट्स से उसी टोकन के ऊपर सहमति मांगी जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ यस या नो के रूप में होगी। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होगा। यानी कि आपने अपनी आईडी के थ्रू एक ऐसे एक्सेस किया है, एक ऐसा काम किया है जिसे आपकी आईडी को सिर्फ दो चीजों में कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया गया है, नाम और एज। उसके बाद में सिर्फ इसी रूप में पेरेंट्स के पास जाएगा और वह हाँ और ना बताएंगे, सिर्फ इतना काम है। तो ये दो सिस्टम फिलहाल चर्चाओं में चल रहे हैं। पहले वाले की संभावना है कि बहुत जल्दी लागू हो जाएगा ये, क्योंकि डिजी लॉकर सरकार का है, रिलायबल है, सब चीजें तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नया नहीं करना। बस एक और इसके अंदर नया सिस्टम जोड़ देना है कि आप अपने घर के बच्चों की डिटेल्स मर्ज कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो टोकन वाला है इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि पहले एक प्लेटफॉर्म डिजाइन होगा, डिजाइन करने के बाद में फिर डिटेल्स को किस प्रकार से टोकन में चेंज किया जाएगा, यह पूरी चीजें देखनी होगी। कितना अधिक सक्सेसफुल है यह सब भी देखना होगा। क्लियर है बात सारी की सारी। हालांकि इन दोनों ही विधियों से बच्चों को छूट भी दी जा सकती है ना, बट डिपेंड करता है कि प्लेटफॉर्म क्या है। अब सबके मन में प्रश्न भी आ रहा होगा कि बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, है ना, वह चाहते हैं कि कुछ नई चीज डिस्कवर करें, कोई पेंटिंग डिस्कवर करना चाहता है, कोई अपने असाइनमेंट बनाना चाहता है, सब चीजें मन में आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी सोचा इस चीज को लेकर के। जब कभी भी सारे के सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं ना, तो हर एक मुद्दा उठाते हैं, वो बताते हैं कि इसका एक एस्पेक्ट यह भी तो है। तो वहां बताया कि ठीक है, बच्चों के लिए सोशल मीडिया या इंटरनेट या ऑनलाइन का जो भी सिस्टम है कहीं ना कहीं अच्छा है पर बुरा भी है। लेकिन बुरे से तो रोका जा सकता है, लेकिन अच्छे का एक्सेस तो दिया जाना जरूरी है ना। तो इसीलिए यहां पर इन्होंने बात की कि ठीक है, जो वेबसाइट होंगी, हमें पता होता है कि वेबसाइट को डिजाइन किस लिए किया गया है, वह किस कैटेगरी में, इतनी जानकारी होती है। ठीक, तो उसी प्रकार जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, या एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो हैं, उनके ऊपर कभी भी एज रिलेटेड कोई कंसेंट की बाध्यता नहीं रहेगी। आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आपने नहीं पूछना कि एज क्या है, किसको पूछना है, किस वेबसाइट पर एक्सेस नहीं दिया जाएगा, आप समझदार हैं। ठीक है, तो यह पूरा मामला रखा गया है। इसके साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जिनको सीमित रूप से प्रतिबंध किया जाएगा, यानी कि फुल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आएंगी, पूरी तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा। उनकी सेवाओं के अनुरूप योग एजुकेशनल हुआ, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो एजुकेशनल भी होते हैं, इसके अलावा ट्रेडिंग करना हुआ या बाकी और चीजें हुई तो बाकी चीजों से भी जुड़ा होता है। तो यदि उसका एक सेगमेंट अच्छा है सारे एज के लिए तो वहां पर एक्सेस रहेगा, बल्कि दूसरी चीजों पे जाने के लिए आपको फिर वहां पर अपना कंसेंट लेना पड़ेगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो यह पूरा सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन
किया जा रहा है अभी, जो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि व्यवस्था में आएगा और सबके सिस्टम इसी रूप में ऑपरेट किए जाएंगे। इसमें एक चीज यह भी शामिल है पेरेंट्स के साथ टाइम शेयर करने का। जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम ने ना अभी एक नया फीचर लॉन्च किया है, कुछ दिन हो गए हैं, जिसमें वो पेरेंट्स की आईडी को बच्चे के आईडी से लिंक करता है और पेरेंट्स के पास वह दूसरी आईडी की डिटेल भेज देता है कि कितना आप टाइम यूज कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वह हर एक चीज उनके साथ साझा करता है, वह कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यह सब चीजें भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, तो इसी बीच यहां पर यह भी शामिल है कि कोई एक बच्चा किसी वेबसाइट को किस प्रकार से यूज कर रहा है, कितना समय दे रहा है, ये सारी डिटेल्स भी पेरेंट्स के पास ही भेजी जाएंगी, ताकि वह बच्चे को देख सके, उसके बारे में जान समझ सके कि बच्चा सोशल मीडिया का या ऑनलाइन सर्विसेज का उपयोग कर रहा है, पर किस लिए कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि अभी भी भारत में बहुत सारी चीजें कर लेने के बावजूद बहुत अधिक डाटा ब्रीच की समस्या आती है। हम देखते हैं कि अलग अलग न्यूज आती हैं कि इतना डाटा चोरी हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे अटैक हुआ है, यहां से भी डाटा चोरी हुआ है, ऐसी न्यूज आती है, कॉमन है, बहुत ज्यादा, कोई समस्या नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ भी सोचा और एक सिस्टम डिजाइन करने के लिए फिलहाल निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि यह जो पूरा सिस्टम होगा यह 2 चरणीय अधिसूचना का होगा। किसकी जिम्मेदारी है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, आपने उसको अपना डाटा दिया, तो इस स्थिति में अब उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वह आपके पर्सनल डाटा को सिक्योर रखे, उसे जो भी सेफगार्ड लगाने हैं वह अपने स्तर पर लगाए, ताकि कोई भी एक अनजान चीज आकर के आपकी चीजों को एक्सेस ना करे, डाटा चोरी ऐसी कोई समस्या ना हो। बट उस सबके बावजूद अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर प्लेटफॉर्म की ही जिम्मेदारी है कि वह क्या करे, जो व्यक्ति है जिसका डाटा चोरी हुआ है उसको सूचना दे कि देखिए हम मानते हैं कि गलती हमसे हुई है, लेकिन जो डाटा चोरी हुआ है वह इस रूप में हुआ है। तो 2 चरण बनाए गए हैं, यानी कि आप अपने व्यक्ति को जो आपका उपयोग करता है उसको 2 रूपों में सूचनाएं देंगे। जो पहला चरण होगा, आपको बताना होगा कि उल्लंघन किस प्रकृति से हुआ है, यानी कि नेचर क्या था, कोई साइबर अटैक हुआ है, आपकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हुई है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो उल्लंघन की प्रकृति क्या थी और किस मात्रा में आपके यहां से डाटा चोरी हुआ है, आपको यह सूचना देनी होगी। किसको? जो आपके उपयोग करता है। इसके साथ साथ ही अगर कुछ अतिरिक्त विवरण भी आपको मिलता है तो इसकी जानकारी भी 72 घंटों के भीतर अपने उपयोगकर्ता को देनी होगी। यह सिस्टम डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो डाटा ब्रीच को रोकने का मुख्य उद्देश्य है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इस नियम को फॉलो करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है। वहीं जो बेस्ट सेफगार्ड हैं आपको वह लाने हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, ताकि ऐसी कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, आपको पहली चीजें बताई गई हैं, सबको समझाया गया कि किस रूप में अपनी वेबसाइट को तैयार करना है। आप नहीं करते, सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति को एक्सेस दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यह नियम लागू नहीं किया कि पेरेंट्स का कंसेंट लेना है, ठीक है, साथ साथ में आपको जो सेफगार्ड लगाने थे वह भी नहीं लगाए, तो ऐसी स्थिति में निर्धारण किया गया है कि ठीक है, आप नहीं करते, सरकार की नजर में आया तो आपको 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है सरकार। यह सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन रूल बना दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर टीम तैयार की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक पूरी टीम होगी। उस टीम की यह जिम्मेदारी है कि वह पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन सर्विसेज को, सबको देखे, जाने, समझे और देखते, जानते, समझते हुए यह नोटिस करे कि क्या नियमों का पालन हो रहा है, यदि नहीं तो फिर फाइन करो। ठीक है, हर एक चीज यहां पर पूरी तरह से सोची समझी जानी जा रही है। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यह पूरा मामला अपने आप में खास है, महत्वपूर्ण है, जो आप लोग के लिए समझना जरूरी है और जल्द आपको यह सिस्टम में देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था कुछ इस रूप में है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। वहीं पूरा जो है विषय है आपके मेंस के लिए बहुत खास है। हालांकि बच्चों के कुछ अधिकार, कुछ स्वतंत्रताओं को यह प्रभावित करता है, लेकिन उस सब के बावजूद यह अपने आप में खास है। हाँ, आप लोग का क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं? बच्चों के लिए ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए बच्चों की स्वतंत्रता पे और उनके सोशल मीडिया एक्सेस के ऊपर, या नहीं, या फिर उन्हें फुल एक्सेस दे देना चाहिए ताकि वह कुछ भी यूज कर सके? आप लोग का क्या मानना है और आप अपने घर के बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? हर एक बात आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, अपने विचार प्रस्तुत करें, प्रश्न का आंसर भी जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ नई चीजें जानी समझी देखी होंगी। तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाना। हाँ, आपको आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न को ठीक से समझा होगा तो आंसर भी ठीक आया होगा। चलिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।